अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अकाउंटिंग सब्जेक्ट है हमारा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो कि मुख्तलिफ क्लासेस यानी फर्स्ट कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम फाइनल की एडवांस अकाउंटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास तक हमने फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट हमारा बेसिक चल रही थी और उसका हमने सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हो। अब बहुत अहम चीज कि मल्टीपल स्टेप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसकी शक्ल कैसे होती है, कब कहाँ कौन सी चीज लिखते हैं, ये क्या होता है वो क्या होता है। सही। अब इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होंगे कि इसके अंदर ये वगैरह वगैरह, तो अब एक एक चीज आपने गौर से देखनी। ठीक है, सबसे पहले वही मेन हेडिंग। अच्छा, मेन हेडिंग से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एक तो होता है इनकम स्टेटमेंट हम कर रहे हैं जिसके अंदर मैक्सिमम भाई ये तमाम चीजें होती हैं, नॉर्मली आती भी है। सही, आती भी यही है, लेकिन बीकॉम फाइनल में तो मजबूरी है कि आपने बाकी में ये तमाम चीजें इसी तरह करनी, जैसे एक्चुअल में इसकी यानी कि क्या हक है कि इसी तरह बनाना है, पूरे मल्टीपल एक स्टेप्स करने हैं बीकॉम फाइनल में। लेकिन फर्स्ट ईयर या बीकॉम पार्ट 1 के अंदर सवाल में इतनी चीजें ही नहीं होती कि आप इतने स्टेप्स बन पाए, तो 1 2 3 स्टेप्स में ये खत्म हो जाती है फर्स्ट ईयर में भी और बीकॉम पार्ट 1 में भी। तो लाजमी नहीं है कि आपने जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो सारे स्टेप्स इसमें डाल लें, आपके पास डेटा ही नहीं होगा। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में और बीकॉम पार्ट 1 में इतना सवाल में डेटा नहीं होता, इस वजह से इतनी ज्यादा डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट नहीं बन पाते, जबकि बीकॉम फाइनल में वो सारा डेटा मौजूद होता है। तो बीकॉम फाइनल में तो आपने करना ही करना होगा वो सारी चीज। ठीक है, इसी वजह से बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम सिरे से डिटेल पढ़ते ही नहीं, हम पढ़ते ही सिर्फ इतनी सी है कि जो हमारे पेपर में आई हुई होती है बस। अल्लाह ना करे पेपर में कभी ज्यादा चीजें आ गई, सब रटक तो है ये फर्स्ट ईयर की चीज, तो फर्स्ट ईयर में सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब बीकॉम पार्ट 1 में आ गए तब भी पता होना चाहिए, जो फाइनल में आओगे तब भी वही सवाल है, तो आपके लिए तो हल वही रहा। एक उसूल तो पता होगा, प्रैक्टिस तो उसी की करेंगे जो पेपर में आया है, लेकिन एटलीस्ट बातों के बारे में तो सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतना ही पता हो जितना पेपर में आया था, बस एक लफ्ज भी पता, एक लफ्ज भी लिखा हुआ आ गया तो ऐसा कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो लिहाजा हम इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सारी चीजें मैं साथ साथ बताता चले जाऊंगा कि ये देखो यहाँ तक फर्स्ट ईयर में आता है, यहाँ तक पार्ट 1 में आता है, या यहाँ तक फाइनल में। ठीक है, लेकिन है ये एक उसूली सी चीज। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं हम। मल्टीपल स्टेप्स के अंदर सबसे पहले वही मेन हेडिंग। यहां से नजर आ रहा आपको? ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग आ गई। फर्स्ट करो अली या अली एंड कंपनी, कुछ दिया पहले मैंने अली लिख दिया था, आज मैं अली एंड कंपनी लिख देता हूँ। हमने ये नाम था अली एंड कंपनी, और फिर ये डिटेल में सारी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मिस्टर या मैसेज कंपनी के नाम के साथ नहीं लिखना। नेक्स्ट क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने हेडिंग डाल दो इनकम स्टेटमेंट। हर साल के एंड में बनाते हैं, लिहाजा 40 ईयर एंडेड दिसंबर 31 जो भी ईयर होगा मैं 2020 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग, ये तो आपको वैसे भी पता है। अब नेक्स्ट स्टेप्स आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहला काम, पहली हेडिंग होगी सेल्स रेवेन्यू। सही, पहली हेडिंग क्या गई? सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू के अंदर क्या क्या होगा? सेल्स रेवेन्यू के अंदर जो भी आपने माल सेल किया वो तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक, और एक चीज नहीं हो सकता हमारे बहुत सारे चीजें सेल की हुई हो,
फलानी चीज फलानी चीज फलानी चीज, हमारे हमने जो माल बेचा, सेल किया, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बात चल रही है, सही है। तो जो भी सेल किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपने सेल कितने की है, तो आप यहां पर आप सेल्स रेवेन्यू, सही। सेल्स रेवेन्यू कितने की है, सेल रेवेन्यू है आपकी अल्लाह भला करे 1 लाख। तो बिल्कुल जो पेज का एंड होगा ना, बिल्कुल लास्ट एंड यहां लिखिए, बस याद रख लो कुछ भी करना है आपने, सही। तो जो भी काम करना है अमाउंट में लिखना है, कोशिश करना बिल्कुल पेज के आखिर से शुरू करो, मतलब मेरे लिए बहुत आसान है। यहाँ पर कॉलम बना दो, 1 2 3 4, यहाँ पर 3-4 कॉलम बना दो और फिर यहाँ पर रट्टे लगाओ, ये इस कॉलम में लिखते हैं, ये इस कॉलम में लिखते हैं, ये इस कॉलम में लिखते हैं। नॉनसेंस, कोई हरकत ऐसी नहीं करनी, ये याद करने की चीज नहीं है, ये इस कॉलम में, ये इस कॉलम में, इस कॉलम में। ये कॉमन सेंस से यूज किया जाता है, यानी एक चीज मुझे ये अमाउंट कहाँ लिखना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, किसके नीचे होना चाहिए, बस इतनी सी काम है। तो जब शुरू से लेके चल रहे हैं तो याद रखो जो सबसे पहली चीज होगी वो हर चीज सबसे एंड में लिखना है। ये उसूल लिखना कहाँ है, कोशिश हमारी क्या होगी सबसे एंड में, ताकि अगर उसमें से कुछ एड्रेस करना हो तो थोड़ा सा पहले से काम करके फिर इसमें एड्रेस करें, उसमें से एड्रेस करना हो तो उससे थोड़ा सा पहले करके एड्रेस करें, उसमें कुछ एड्रेस करना तो उससे थोड़ा पहले करें। यानी कि आपके पास यहाँ पर मार्जिन तो हो, पता चला पहले ये यहाँ घुसेड़ा हुआ है तो और दूसरी चीज उसमें से एड्रेस करिए तो और कहाँ घुसेड़ा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, कॉलम शॉलम कुछ नहीं होता, बड़ा आसान है। तो बैठ के यहाँ पर रट्टे लगवा दो, सही। तो रटने वाली बात नहीं करना उससे, कोई चीज क्यों लिख रहे, कहाँ लिख रहे, कैसे लिख रहे, समझना है उस चीज को। तो आपने जब भी अमाउंट लिखने की कोशिश करना है सबसे एंड से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, ताकि अगर इस अमाउंट के अंदर कोई भी चीज प्लस माइनस करके चेक करनी है तो आप थोड़ा सा पहले लिख लें, तो आपके पास मार्जिन हो। इसमें कुछ एड्रेस करना तो वो आप थोड़ा सा पहले लिखते हैं, उसमें कुछ करना हो तो और थोड़ा सा पहले, यानी आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर जगह मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 लाख, सही। अब ये स्टेप्स याद रखना है हमेशा के लिए। सेल हो गया, अब याद रखो सेल में से सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट, वो चीजें होती हैं जो सेल्स के अंदर कॉन्ट्रा करती हैं, सेल के अंदर कमी करती हैं, तो वो इसमें से लेस है। अच्छा, मैं जितनी चीजें बताऊंगा ये अगर है तो करना है, नहीं है तो इग्नोर करो, छोड़ो, आगे बढ़ो, ये कॉमन सेंस, सही। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें बताता चला। तो सेल्स में से अब ये, लेकिन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए जब भी सवाल करें, पेपर में नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए सेल में से क्या लेस होगा, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट चेक करो है या नहीं है सवाल, अगर है तो लेस होगा, नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक। तो याद रखो सेल में से क्या लेस होता है, सेल रिटर्न से डिस्काउंट। तो उसको लिखने का तरीका, आप इसमें से थोड़ा सा आगे लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जाओ, पूरा लिख लो, सही। इसी तरीके से आप वो कितना है परसेंट, थोड़ा सा अगर एक ही है सिर्फ सेल रिटर्न ही है, डिस्काउंट नहीं, तो एक है तो मुझे दोबारा से थोड़ा सा पहले लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं पर आगे लिखूं, फर्स्ट करो 5000 तो 5000 लेस कर दूंगा, कितना आ गया 95, ऐसी है ना। लेकिन दोनों है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5000 और डिस्काउंट भी 5000, तो कितना हो गया 10000 लेस कर वही आ गया 90, तब भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन क्या है कि मैं पहले इन दोनों को अलग लिखूं, सेल रिटर्न तो थोड़ा सा मैं पहले लिखा, कितना है फर्स्ट करो 5000, ठीक है, और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट भी लेस होगा, तो अब एक दफा लिखा है ना लेस, तो मुझे इसके साथ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सेल्स डिस्काउंट, वो कितना है, वो भी 5 है, तो मैंने इसके नीचे लिखा 5000, दोनों को सम करा कितना है 10। अब मैंने, अब ये अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्रॉपर काम हो जाएगा,
लिहाजा टोटल कितना हो गया 10,000, ये 10 इसमें से लेस कराया, कितना बचा 90,000। ऐसी है ना, मैंने सेल कितने का किया था 1 लाख का, सेल कितने का किया मैंने 1 लाख का, अब नजर आ रहा है सेल्स 1 लाख का, जिसमें से 5 का रिटर्न हो चुका है, 5 का डिस्काउंट मिला है, तो क्या हो गया सेल कितने रुपए से कम हो रही है, यानी टोटल 10,000 से कम हो रही है। तो असल में नेट सेल मेरी काले सेल कितने की हुई है 90 की। तो इसी के आगे आप देखेंगे, अब इस सेल से नीचे लिखेंगे क्या, आपके पास ये क्या चीज आ गई नेट सेल्स, क्या गया नेट सेल्स, काली सेल असल में आपके पास इतनी। ओके यहां तक सही हो? अच्छा ये एक एक उसूल समझ आ रहे हैं ना, कि सबसे पहले क्या लेना है सेल्स, सेल में से क्या चेक करना है रिटर्न और डिस्काउंट अगर है तो लेस हो जाएंगे, तो ये आ गई नेट। फर्स्ट करो अगर सिर्फ एक ही होता तो डायरेक्ट इसके नीचे लिखते और माइनस कर देते, तो जो अमाउंट आता वो नेट सेल हो जाती। और फर्स्ट करो होता ही नहीं कुछ, तो बस यही जो आपकी सेल रेवेन्यू है, तो यही आपकी नेट है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सेल्स रेवेन्यू ही लिखते, इसको नेट सेल ही लिखते, बस नेट सिर्फ सेल्स रेवेन्यू, ये कुछ करने की जरूरत नहीं होती, नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बस। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर साथ साथ चीजें डिस्कस करता चला जा रहा हूँ, कौन सी चीज कहाँ तक करनी है। तो वो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या था सेल्स रेवेन्यू, पहला पॉइंट, मैंने माल कितने का बेचा 90 का, पहला स्टेप सही। अब नेक्स्ट, अब ये चेक करना है कि ये जो 90,000 का मैंने माल सेल किया है मुझे कितने का पड़ा है, 90,000 का जो मैंने माल सेल किया है मुझे कितने का पड़ा था, यानी उसकी कॉस्ट कितनी है, जो ये मैंने माल सोल्ड कर दिया बेच दिया 90 में, ये मुझे कितने का पड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन मिसाल के तौर पे मैं बोलूंगा 50 का पड़ा, ये माल कितने का था 50 का था, तो वो 50 मेरी कॉस्ट होगी, है ना। तो अगर मैं इस 90 में से वो 50 माइनस करूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, है ना। तो ऐसे बनाई जाएगी ये इनकम स्टेटमेंट। तो लिहाजा पहली हेडिंग है सेल, मैंने बेचा कितने का 90 का। नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये 90 का माल मुझे कितने का पड़ा, तो उसकी हेडिंग होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, अब वो इसी सीट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके साथ भी लेस कलर लिखने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग डाली कॉस्ट ऑफ कीमत गुड्स सोल्ड, अशिया की जो बिक गई, कॉस्ट कीमत ऑफ गुड्स अशिया की सोल्ड जो बिक गई, यानी ये जो बिक गई है चीजें ये मुझे कितने की पड़ी, मुझे कितने की कॉस्ट पड़ी, उसकी हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट कितना है, मुझे कितने का पड़ा ये 90,000 का माल, ज्यादा क्लियर। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो एक चीज चेक करेंगे, दो एक, अच्छा यहां चेक करने के लिए एक चीज हो सकती है, एक चीज कहलाती है मर्चेंडाइज, ये तो आपको पता है सामान जिसका हमारा बिजनेस होता है। अगर वो माल पहले से ही कुछ मौजूद है तो उसको कहते हैं मर्चेंडाइज रेडी ओपनिंग, यानी ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस के अंदर क्या कहानी क्या है, जैसे तो सबसे पहले काम क्या होता है ओपनिंग बैलेंस ही रहते हैं। तो अब हमें जब यहाँ पर चल रहे हैं निकालना है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, सही। अब मैं यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट में ओपनिंग लफ्ज लिख दूं तब भी सही है, कोई हर्ज नहीं। ज्यादा अच्छा है कि मैं डेट लिख दिया करूं, सही। जैसे जनवरी 1, 2020, और कितने रुपए। अब मैं अब इसमें से मुझे कॉस्ट चाहिए, बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करूंगा तो कॉस्ट आएगी, तो वो कॉस्ट इसमें से माइनस करनी है ना, तो इसमें से माइनस करनी, तो मैं जितनी भी काम करूंगा इस लाइन को छोड़ के करूंगा,
ठीक है। तो इस यानी पूरा जो कॉलम है इससे हट के तो मेरे पास ओपनिंग कितनी पड़ेगी, मिसाल के तौर पर 10,000। मैंने इस 90 से पहले लिखा था उसका, ठीक है। यहां पर मैं ओपनिंग भी लफ्ज लिख सकता था, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी आज ये 2020 का मैं निकालना चाह रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस, 2020 के अंदर मेरे पास पहले से ही माल ओपनिंग यानी पहले से माल मौजूद था 10,000। अगर ये हर चीज मैंने अगर है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं ना होने की। पहली चीज तो ये हो सकती है मेरा फर्ज करो आज नया ताजा इस साल का बिजनेस है तो मेरे पास तो ओपनिंग बैलेंस हो गई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा स्टेप ये भी हो सकता है कि पिछले साल यानी बिजनेस तो मेरा पुराने ही, पिछले साल मेरा सारा माल बिक गया होगा तो इस साल अब ओपनिंग में कोई बचा ही नहीं होगा। ये दोनों बातें हो सकती है, क्लियर। तो अगर सवाल में ओपनिंग है तो ले लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहां तक ओके। अच्छा नेक्स्ट, अब ये पहले से तो माल मेरे पास कितना था 10 का, अब इसमें ऐड कराएंगे परचेजेस कि मैं और खरीद के कितना लाया हूं इस दफा, बेचने के लिए कुछ ना कुछ खरीदा हो वो इसमें ऐड करा। उसको कहते हैं परचेजेस। फर्ज करो मैं 60,000 रुपए का माल खरीद के लाया, अब वो इसमें ऐड होना चाहिए। लेकिन हम एक अब आगे की चीज सोच लेंगे कि अब मेरे कुछ रिटर्न हो सकता है, मैंने कुछ परचेज किया हो सकता है मैंने कुछ खराब निकला वापस करा दिया, या अगर डिस्काउंट मिल गया या लाने में भी मुझे खर्चा है ट्रांसपोर्ट वो भी उसमें जमा होता है ना। तो ये तीन बातें याद रखना, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट या ट्रांसपोर्टेशन इन, क्योंकि ये तीनों प्लस माइनस होती है परचेज के अंदर, है ना, तब जाके नेट परचेज आता है। क्लियर। देखो मैंने खरीदा माल फर्स्ट फ्लोर मैंने कितना बताया 60 का खरीदा है, लेकिन 5,000 रुपए रिटर्न या 5,000 रुपए डिस्काउंट हो गया तो मुझे माल सस्ता पड़ा ना। तो परचेज 60 की थी, 10 का रिटर्न और डिस्काउंट दोनों मिला के तो 50 का पड़ा, है ना, 50 का पड़ा। और फर्स्ट करो 10,000 रुपए मुझे ट्रांसपोर्ट के भी लग गए तो ये ऐड करूंगा तो 50,000 60, तो फिर दोबारा कुल मिला के मुझे माल कितने का पड़ा 60 का, है ना। तो असल अब 60 का हुआ ना, तो ये परचेजेस में तीनों चीजें प्लस माइनस हो रही है ना, तो ये तीनों में से अगर एक भी चीज है, अगर एक भी चीज है तो परचेजेस थोड़ा सा पहले लिखो, सही, क्योंकि उसमें ये चीजें प्लस माइनस करनी है, ये कॉमन सेंस है। और अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ परचेज है, ना परचेज रिटर्न, ना परचेज डिस्काउंट, ना ट्रांसपोर्टेशन इन तीनों में से कुछ भी चीज नहीं है तो डायरेक्ट जो आपने जितने का परचेज किया वो डायरेक्ट परचेजेस इस ओपनिंग के नीचे लिख लेंगे ताकि दोनों को जमा किया जा सके। क्योंकि अपने स्टॉल पे तो हम जब रखेंगे तो वो दोनों चीजें चाहिए ना कि ये मैंने इतने का माल पहले से मौजूद है और इतना खरीद के लाया हूं, तो दोनों मिला के अपने स्टॉल के ऊपर रखूंगा ना बेचने के लिए, वही अवेलेबल कहलाएगा कि पूरे साल में मुझे ये माल बेचना है, ठीक है। तो लिहाजा परचेजेस अगर फर्स्ट करो एक आध चीज भी है तो थोड़ा सा पहले लिखेंगे, तो मैंने थोड़ा सा पहले लिख दिया 60,000, सही। तो अब इसमें से क्या क्या चीजें लेस होती हैं सबसे पहले याद रखो, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। जैसे सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, इसी तरह परचेज में से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। लेस परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। फर्स्ट 5,000 तो बोल देखो, अब थोड़ा सा मैंने पहले लिखा, दोनों कितना हो गया 10,000, तो ये 10 अब इसके नीचे लिखा ताकि इसमें से मैं माइनस कर सकूं, 60 में से 10 गया 50, ये असल में मेरे पास आया है नेट खालिस, सही, ये मेरे पास आ गया नेट परचेज, ये क्या गया नेट खालिस परचेज कितने का मैंने किया, ठीक है। और इसके अंदर फर्स्ट करो 10,000 रुपए ट्रांसपोर्ट के भी लग गए तो वो ऐड करा दो, वो कराएगा ट्रांसपोर्टेशन इन, पूरा नाम होता है इनवर्ड
इन 10,000, तो ये कुल मिला के 50 और 10 कितने का पड़ गया 60। अब मैं चाहूँ तो यहाँ आगे लिखूँ तो इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे लिखूँ इस 10 के 60,000, तो ये बेसिकली जो नाम है ये क्या कहलाएगा, डिलीवर्ड कॉस्ट। डिलीवर्ड कॉस्ट, सही। तो ये कौन सी कॉस्ट है, मेरे पास यहां तक डिलीवर्ड कॉस्ट ऑन परचेजेस। सही ये माल जो 60 का मैंने परचेज किया था, जिसमें से 5 का रिटर्न 5 का डिस्काउंट हो गया, तो 10 माइनस कर दे, तो 60 में से 10 माइनस करें 50, नेट खालिस मुझे 50, और लाने में 10 और लग गए, तो मुझे चीज कितने की पड़ गई डिलीवर्ड कर 60। और पहले से कितने का माल था मेरे पास, 10 का पहले से मौजूद था, 60 का अभी खरीद के लाया हूं, तो दोनों मिला के स्टॉक में लगाऊंगा ना, तो 10 और 60 कितना हो गया 70,000। ये 70,000 मेरे पास क्या कराएगा, गुड्स या मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। गुड्स अशिया अवेलेबल दस्तयाब है फॉर सेल्स, बेचने के लिए। कितनी 70, यहाँ तक ओके। कि देखो मेरे पास पहले से 10 का माल था, 60 का मैं और खरीद के लाया, जिसमें से रिटर्न डिस्काउंट कर दिया 10 का, तो मुझे पड़ा 50, और उस 50 में लाने के चक्कर में 10 और लग गए, तो कुल मिला के मुझे पड़ गया 60। तो पहले से 10 का था, 60 का और मैं लाया हूं, तो दोनों मिला के ही अपने स्टॉल पे लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड अवेलेबल फॉर सेल। यानी मैंने अपने स्टॉल पे टोटल माल 70 का लगा दिया, ठीक है। ये पूरा मैंने माल लगा दिया। फिर साल का एंड होगा, फिर आप एंड में जाके देखेंगे मैंने 70 का माल लगाया था, अब स्टॉल पे अभी भी फर्स्ट करो 20 का पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी 50 का कहां गया होगा, बिक गया होगा। तो अगर मैं अवेलेबल में से लेस करा दूं, क्या चीज, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, अब यहाँ एंडिंग लिख दूं, यहाँ पे लफ्ज बाका का डेट डाल दूं, दिसंबर 31, 2020। तो एंड के अंदर फर्स्ट करो कितने का माल है 20,000, ठीक है। तो 70 का मैंने स्टॉल पे लगाया था, और साल के एंड पर अभी भी स्टॉल पर 20 का बचा हुआ है, तो इसका मतलब बाकी 50 का बिक गया। अब मैं चाहूँ तो ये 50 अब मैं इसके आगे यहाँ भी लिख सकता हूँ, और थोड़ा सा नीचे भी लिख सकता हूँ, ये 20 कितने का 50 का, तो ये आ गया 50 का। यही असल चीज थी जो हेडिंग हमने निकाल ली थी, कॉस्ट, सही है। तो ये मैं आगे लिख सकता हूँ इसके कि मैंने क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने हेडिंग बनाई थी वो निकाल ली। तो देखो मेरे पास पहले से 10 का माल था, 60 का मैं और खरीद के लाया, जिसमें से 5 का रिटर्न कर दिया, 5 का डिस्काउंट, तो परचेजेस मुझे और सस्ती पड़ रही 10 से, तो वो मुझे पड़ी 50 की, ये नेट आ गई। अब इसमें ट्रांसपोर्ट लाने का खर्चा भी ऐड हो गया, तो ये डिलीवर्ड मुझे यहाँ तक का इतना पड़ गया। पहले से मेरे पास 10 का था, 60 का मैं और खरीद के लाया, दोनों को मिला दिया, तो मेरे पास टोटल अवेलेबल आ गया, ये मैंने अपने स्टॉल पे लगाया बेचने के लिए। और फिर साल के एंड पे जाके देखा दोबारा, तो एंड पे अभी भी 20 का माल पड़ा हुआ है, तो मैंने लगाया कितने का था अवेलेबल 70, और अभी भी कितने का रह गया 20, तो बाकी 50 क्या हो गया, बिक गया, ये बिक गया। ये आ गई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने माल ये जो बेचा था 90 का, वो असल में कितने का था, बेसिकली 50। तो अब इस 90 में से ये 50 माइनस कर देंगे, तो 90 से 50 माइनस करें कितना आया 40। ये 40 क्या कहलाया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, सही। ये देखो ना 90 का माल था, 90 का माल मैंने बेचा था, ये मुझे कितने का पड़ा था 50 का, तो बाकी 90 की 50 की चीज मैंने 90 में बेच दी, तो 40 मेरा प्रॉफिट हो गया ना, 40 मेरा फायदा हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक ओके।
फिर मैं आगे इंशाल्लाह आगे कोशिश। अच्छा यहाँ पर एक और लफ्ज, ये मेरा प्रॉफिट हो गया ना, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर अभी फ्री फंड में कोई काम नहीं होता ना, हजारों खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो अभी इस खर्चे में ये इस प्रॉफिट के अंदर अभी खर्चे वर्चे सब माइनस करेंगे तो जाके पता चलेगा ना असल मुनाफा कितना है, नेट खालिस। तो इसके अंदर तो अभी बहुत सारे खर्चे वर्चे हैं, तो लिहाजा इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, खाम मुनाफा। ये अभी नेट नहीं है, खालिस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, अभी खर्चे वर्चे भी इसमें हैं, तो लिहाजा इसको क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? सही है। देखो फर्स्ट ईयर की बेसिक के अंदर जो मैंने बहुत डिटेल के अंदर चीजें बताई थी कि प्रॉफिट क्या चीज होता है, इनकम क्या चीज, इसको हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, इनकम नहीं बोलते। क्यों? जब इसमें से अब खर्चे माइनस हो जाएंगे तो फिर वो इनकम। देखो है छोटी छोटी बात है मजेदार। यहाँ कभी लिखा हुआ देखा ग्रॉस इनकम, क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। जब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस की जाती है तो क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं तो क्या आता है? इनकम। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट के अंदर क्या चीज है? एक चीज कि यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ था? परचेजेस। उसमें से सबसे पहले याद रखना परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट माइनस होता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है। पास लोग कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर देते हैं, बोलते नहीं भाई पहले परचेज लेते हैं, परचेज में भाई हमने माल, और एग्जांपल भी दे दो, पहले माल खरीदा, सही है, और उसके बाद फिर हमने किराया दिया, तो पहले किराया दिया तो परचेज में ट्रांसपोर्टेशन पहले जमा होगा, फिर हम घर पर आए, इस्तेमाल करेंगे, वो चीज खराब निकली वापस करा, या फिर पैसे बाद में दिए थे तो डिस्काउंट मिला, तो रिटर्न डिस्काउंट बाद में लेस होता है। अमूमन ये एग्जांपल भी दी जाती है और करते भी इस तरह है, टोटली नॉनसेंस। पहले तो ये बताओ कि इनकम स्टेटमेंट कब बना, साथ साथ बना रहे, जब चीज लेने खरीदने गए थे तो पेपर हाथ में लेके माल खरीदा और इनकम भागे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे उसमें ऐड करे, इस तरह बना रहे इनकम स्टेटमेंट कि पहले ये आया हुआ है, तो टोटली नॉनसेंस है। ये बनाते साल के एंड पे, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, सही है। और नेट का मतलब होता है क्या चीज नेट निकालो, पर नेट परचेज, तो परचेज में से अगर इसकी कॉन्ट्रा लेस करोगे तो बस वही नेट आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, परचेजेस में से सबसे पहले परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट लेस होगा तो नेट परचेज आएगी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जमा होगा तो डिलीवर्ड कॉस्ट ऑन परचेजेस आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट तक कर दिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे मजीद प्रोसीड करूंगा। मैं बीच में छोड़ नहीं सकता था क्योंकि फिर मुझे फिर दोबारा से शुरू करना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ओके हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें से खर्चे वगैरह माइनस करेंगे, तो वो किस शक्ल में करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।